रात के 11 बज रहे हैं। चारों तरफ एकदम गहरा सन्नाटा है। कोई इंसान अपने बिस्तर पर लेटता है, सीलिंग की तरफ घूरता है और मतलब अचानक अंदर ही अंदर एक बहुत गहरा, बहुत सच्चा वादा करता है। वो वादा कि बस कल से सब कुछ पूरी तरह बदल जाएगा। बिल्कुल। कल सुबह 5 बजे अलार्म बजेगा, इंसान सीधा उठेगा, 1 घंटे वर्कआउट होगा और हफ्तों से जो काम पेंडिंग पड़े हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। और उस रात के सन्नाटे में जो मोटिवेशन महसूस होती है ना, वो इतनी असली लगती है कि मानो आधी जंग तो बिस्तर पे लेटे लेटे ही जीती जा चुकी है। हाँ, एक संतुष्टि के साथ आंखें बंद होती हैं और फिर हकीकत दस्तक देती है। सुबह होती है, वही अलार्म चीखने लगता है और वही इंसान जिसने कुछ घंटे पहले दुनिया बदलने का संकल्प लिया था, वो बिना आंख खोले कंबल के अंदर से हाथ निकालता है और सीधा स्नूज बटन दबा देता है। मतलब अगली सुबह भी यही होता है और देखते ही देखते वही पुरानी आदत, वही पुराना चक्र फिर से जीवन पर हावी हो जाता है। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे शायद ही कोई अछूता हो। जब वो स्नूज बटन दबता है और नींद खुलती है, तो उसके बाद जो गिल्ट महसूस होता है ना, ओह, उसका वजन सच में बहुत भारी होता है। हाँ, इंसान खुद को कोसने लगता है कि शायद उसी में कोई बुनियादी खोट है। वो सोचता है कि बाकी जो लोग सफल हो रहे हैं, उनके अंदर कोई जादुई विल पावर है जो उसके पास नहीं है। बिल्कुल, और यहीं से एक बहुत बड़ा सस्पेंस शुरू होता है। और यही आज की हमारी इस चर्चा का सबसे अहम सवाल है। ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या ये सच में किसी व्यक्ति की अंदरूनी कमजोरी है? लोग अक्सर यही मानते हैं। हाँ, लेकिन क्या ये सच में विल पावर की कमी है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है, दिमाग का कोई ऐसा छुपा हुआ सिस्टम है जो हमें कभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं गया? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जब मनोविज्ञान और इंसानी व्यवहार की गहराइयों में जाते हैं, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है ना? है ना? एकदम सही। ये कोई लॉटरी नहीं है जो कुछ भाग्यशाली लोगों को मिल जाती है। ये असल में एक हिडन सिस्टम है, यानी एक छिपी हुई प्रणाली। तो आज हमारा मिशन इसी उलझन को सुलझाना है। हम समझेंगे कि मोटिवेशन बार बार क्यों धोखा दे जाती है और कैसे कोई भी व्यक्ति एक अटूट अनुशासन का निर्माण कर सकता है। तो चलिए इसके सबसे बुनियादी स्तर से शुरुआत करते हैं। क्या सच में हमारा अपना दिमाग ही हमें सफल होने से रोक रहा है? मैं भी यही सोच रही थी। अगर हम एवोल्यूशन या विकास को बायोलॉजिकल नजरिए से देखें, तो क्या सच में दिमाग हमारा दुश्मन है? दुश्मन नहीं, लेकिन इसका जवाब हाँ है। देखिए, दिमाग का मुख्य काम हमें सफल बनाना या हमारे 6 पैक एब्स बनाना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमें जिंदा रखना। बिल्कुल। ये एक बहुत ही जटिल सर्वाइवल मशीन है। प्राचीन काल में जब इंसान जंगलों में रहता था, तो भोजन हमेशा उपलब्ध नहीं होता था। तो मतलब कैलोरी बचाना जीवन और मृत्यु का सवाल था। हाँ, इसलिए हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह हुई है कि वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। वो आराम चाहता है। तो जब कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने का विचार करता है, तो आधुनिक दुनिया के हिसाब से वो फिटनेस है, लेकिन हमारे दिमाग के उस प्राचीन हिस्से के लिए वो बिना किसी तुरंत मिलने वाले भोजन के कीमती कैलोरी बर्बाद करना है। अरे बाप रे! मतलब दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है कि भाई ये सुरक्षित नहीं है, वापस सो जाओ। एकदम सही कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बायोलॉजिकली आलसी होने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने ही शरीर के खिलाफ एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। शुरुआत में ऐसा ही लगता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें बस थोड़ा और मोटिवेशन की जरूरत है, कोई अच्छी सी वीडियो देख लें या कोई किताब पढ़ लें तो शायद सब बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, बताइए। तो ये कुछ ऐसा है कि मोटिवेशन एक ऐसी महंगी स्पोर्ट्स कार की तरह है जिसके फ्यूल टैंक में एक बड़ा सा छेद है। अरे वाह, ये बहुत सटीक तुलना है ना? जब रात के 11 बजे कोई इसमें मोटिवेशन का फ्यूल डालता है तो इंजन बहुत जोर से आवाज करता है। शुरुआत शानदार होती है, लेकिन लंबी यात्रा के लिए इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि वो फ्यूल लगातार रिस रहा है। बिल्कुल। सुबह 6 बजे तक टैंक पूरी तरह खाली हो जाता है और गाड़ी बीच रास्ते में दम तोड़ देती है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये मोटिवेशन की बायोलॉजिकल सच्चाई को दर्शाती है। मोटिवेशन एक भावना है और भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं। मतलब हम सिर्फ भावना के भरोसे कोई बड़ा लक्ष्य नहीं पा सकते। एकदम नहीं। जब हम सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर के भरोसे लड़ते हैं, तो हम एक सीमित संसाधन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हर बार जब कोई खुद को जंक फूड खाने से रोकता है या कोई मुश्किल काम करने के लिए मजबूर करता है, हाँ,
तो उसकी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। शाम तक वो विल पावर खत्म हो जाती है। मनोविज्ञान में इसे ईगो डिप्लीशन कहा जाता है। तो इसीलिए बार बार हारने के बाद इंसान को लगता है कि वो कमजोर है, जबकि असल में वो एक ऐसी टूल का इस्तेमाल कर रहा है जो लंबे समय तक टिकने के लिए बनाई नहीं है। ये बात तो समझ आती है कि दिमाग कैलोरी बचाना चाहता है और मोटिवेशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर एक सवाल उठता है। क्या सवाल? अगर दिमाग इतना ही ऊर्जा बचाना चाहता है तो फिर हम उन चीजों के लिए क्यों नहीं थकते जिनमें घंटों दिमागी ऊर्जा लगती है? जैसे कोई इंसान घंटों तक रील स्क्रॉल कर सकता है या रात रात भर वीडियो गेम खेल सकता है। बिल्कुल। वहाँ ये सर्वाइवल मोड कहाँ चला जाता है? अगर मोटिवेशन धोखा दे रही है तो वो कौन सी अदृश्य ताकत है जो इन कामों के लिए हमें बिना थके धकेल रही है? यहीं पर आदतों और डोपामिन का विज्ञान जुड़ता है। इसे हम इनविजिबल फोर्सेस या अदृश्य ताकतें कह सकते हैं। ये कैसे काम करती हैं? जब दिमाग को लगता है कि कोई काम उसे तुरंत खुशी या इंस्टेंट प्लेजर देगा तो वो ऊर्जा खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब आदतों के चक्र या हैबिट लूप के जरिए काम करता है। मतलब कोई भी जानबूझकर अपना समय बर्बाद नहीं करता? बिल्कुल नहीं। कोई होशो आवास में ये तय नहीं करता कि वो आज अपने काम के 3 घंटे फोन स्क्रीन पर बर्बाद करेगा। ये चक्र 3 हिस्सों में काम करता है: संकेत, दिनचर्या और इनाम, यानी क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। इसे अगर हम आज के डिजिटल माहौल के हिसाब से समझें तो ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है? मतलब वो कौन सा पल होता है जब कंट्रोल हाथ से निकल जाता है? चलिए किसी सोशल मीडिया का ही उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने डेस्क पर एक बहुत ही मुश्किल रिपोर्ट बनाने बैठा है। हाँ, फोकस करने की कोशिश कर रहा है। अचानक फोन की स्क्रीन लाइट ऑन होती है या एक छोटी सी डिंग की आवाज आती है। वो आवाज एक संकेत या ट्रिगर है और दिमाग कहता है कि बस 1 सेकंड लगेगा, देख लेता हूँ। बिल्कुल। वो फोन उठाता है और ऐप खोलता है। ये दिनचर्या या रूटीन है। जैसे ही वो नया मैसेज या कोई मजेदार रील देखता है, उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। और ये डोपामाइन वो इनाम है? हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है। न्यूरोसाइंस के डेटा से पता चलता है कि डोपामाइन असल में इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि इनाम की उम्मीद में सबसे ज्यादा रिलीज होता है। ओह, इसका मतलब है कि फोन उठाने से पहले ही दिमाग में वो खुशी का केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाता है। एकदम सही। वो जो एक हल्की सी बेचैनी होती है ना कि देखो तो सही किसका मैसेज है, वो असल में डोपामाइन का ही असर है। बाप रे, ये तो एक तरह का ट्रैप है। और जब ये चक्र सैकड़ों बार दोहराया जाता है तो दिमाग इस पूरे रास्ते को न्यूरोलॉजिकली पक्का कर देता है। फिर इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ट्रिगर मिला और शरीर अपने आप ऑटो पायलट मोड पर चला गया। घंटों कैसे बीत गए इंसान को पता ही नहीं चलता। हाँ, और यही कारण है कि लोग बार बार असफल होते हैं। वे खुद को अंदर से बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असली और सबसे आसान रहस्य अपने आसपास के वातावरण को बदलना है। मतलब एनवायरनमेंट डिजाइन। बिल्कुल। अगर एनवायरनमेंट हमें ट्रिगर कर सकता है तो हम उस एनवायरनमेंट को डिजाइन करके अपने व्यवहार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई अपने फोन को सामने रखकर खुद से ये कह रहा है कि मैं इसे नहीं छूंगा, तो वो असल में अपने दिमाग के सबसे ताकतवर केमिकल सिस्टम से लड़ रहा है। वो भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर। ये तो बिना हथियार के युद्ध में जाने जैसा हुआ। तो उपाय यही है कि फोन को उठाकर दूसरे कमरे में रख दें या वाईफाई बंद कर दें। हाँ, ये इच्छा शक्ति से लड़ने की तुलना में 1000 गुना ज्यादा असरदार है। सही काम को प्राकृतिक रूप से आसान बनाना और गलत काम के बीच रुकावटें पैदा करना, यही एनवायरनमेंट डिजाइन का मूल सिद्धांत है। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने अपना एनवायरनमेंट पूरी तरह ठीक कर लिया है। फोन दूसरे कमरे में है, डेस्क एकदम साफ है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटा देने से उस दिन काम करने की इच्छा पैदा हो जाएगी जब व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह थका हुआ हो? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि हर दिन ऊर्जा का स्तर एक जैसा तो नहीं होता ना। वातावरण ठीक होने के बाद भी एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो तब भी काम करे जब सच में कुछ भी करने का मन ना हो? यहीं से हमारी चर्चा का अगला और सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, सिस्टम्स का निर्माण और डिसीजन फटीग को खत्म करना। डिसीजन फटीग, हाँ, यानी फैसले लेने की थकान। हाँ, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसले लेता है, वो एक बैटरी की तरह काम करता है। सुबह उठने के बाद हम जितने छोटे छोटे फैसले लेते हैं, जैसे क्या पहने, क्या खाएं, पहले कौन सा ईमेल पढ़ें, बिल्कुल, हर फैसला उस बैटरी को थोड़ा थोड़ा खाली करता है। जब किसी व्यक्ति को यह तय करना होता है कि आज मुझे जिम जाना चाहिए या नहीं, तो वो थका हुआ दिमाग तुरंत कोई ना कोई बहाना खोज लाता है। जैसे कि आज मौसम ठीक नहीं है या शरीर में थोड़ा दर्द है। हाँ,
दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनेगा। लेकिन एक मिनट, अगर सब कुछ सिस्टम और रूटीन पर छोड़ दिया जाए, जहां सब कुछ पहले से तय हो, तो क्या इंसान एक रोबोट नहीं बन जाएगा? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब क्या इससे जीवन की रचनात्मकता या नयापन खत्म नहीं हो जाएगा? बहुत से लोग अनुशासन से इसीलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी आजादी छीन लेगा। ये एक बहुत ही आम गलत फहमी है। सच कहूं तो सिस्टम आजादी छीनते नहीं है, बल्कि वो आजादी देते हैं। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति जिम जाने का समय, कपड़े और वर्कआउट पहले से तय कर लेता है, तो वो अपने दिमाग को रोज रोज उस फैसले को लेने की थकान से बचा रहा है। मतलब वो मानसिक ऊर्जा बच रही है। बिल्कुल। जब रूटीन फिक्स होता है तो जो ऊर्जा बचती है, इंसान उसका इस्तेमाल अपनी रचनात्मकता, अपने असली काम या परिवार के साथ बेहतर समय बिताने में कर सकता है। तो अनुशासन का असली खेल एक दिन में बहुत ज्यादा मेहनत करने का नहीं है। नहीं, ये छोटे कमिटमेंट्स की निरंतरता का है, कंसिस्टेंसी का। जैसे हर दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ना। नियम ये होना चाहिए कि चाहे मूड कैसा भी हो, ये 20 मिनट का सिस्टम टूटना नहीं चाहिए। ये स्पष्ट है कि सिस्टम फैसले लेने की थकान को कम कर देता है। काम के लिए समय और जगह तय हो गई। हाँ, लेकिन अब एक और व्यवहारिक अड़चन की बात करते हैं जो अक्सर लोगों को रोकती है। काम सामने रखा है, डेडलाइन कल की है, कमरे में कोई भटकाव भी नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है? जैसे ही व्यक्ति उस काम को शुरू करने के लिए लैपटॉप खोलता है, अंदर से एक आवाज आती है, बस 5 मिनट बात करेंगे, या अभी सही मूड नहीं है, शाम को फ्रेश होकर करेंगे। अरे हाँ, ये तो सबके साथ होता है। तो उस पल जो एक गहरी अंदरूनी लड़ाई शुरू होती है, उसे कैसे जीता जाए? ये टाल मटोल या प्रोक्रास्टिनेशन आखिर क्या बला है? इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा इसी टाल मटोल को समझना है। समाज ने हमें ये यकीन दिला दिया है कि जो लोग काम टालते हैं वे आलसी होते हैं या उनमें टाइम मैनेजमेंट की कमी होती है। लोग खुद को कोसते हैं कि मैं तो हूं ही आलसी। लेकिन मनोविज्ञान का डेटा कुछ और ही कहानी दिखाता है। टालमटोल असल में समय प्रबंधन की समस्या नहीं है, ये एक इमोशनल रेगुलेशन या भावनाओं को नियंत्रित करने की समस्या है। भावनाओं की समस्या? मतलब हम किसी भारी एक्सेल शीट या प्रोजेक्ट फाइल से नहीं भाग रहे हैं, बल्कि किसी खास भावना से भाग रहे हैं। बिल्कुल सही समझे। ये कैसे काम करता है? दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं, जो हमारे डर और खतरे को भांपने का केंद्र है। जब इंसान किसी ऐसे काम के सामने बैठता है जो बहुत बड़ा, भारी या उबाऊ लगता है, तो वो काम इंसान के अंदर एक मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करता है। एक सेल्फ डाउट आता है कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा? और फिर अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, अमिगडाला इस तनाव को एक असली बायोलॉजिकल खतरे की तरह देखता है, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन काल में किसी जंगली जानवर को देखकर महसूस होता था। बाप रे। तो उस बेचैनी से बचने के लिए दिमाग क्या करता है? दिमाग तुरंत एक भागने का रास्ता खोजता है। वो कहता है कि अभी इस तनाव से बचो, कोई आसान काम कर लो, और बस इंसान काम को टाल देता है। ये तो सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब जब दिमाग कहता है कि कल करेंगे, तो वो असल में कह रहा होता है कि इस बेचैनी को अभी के लिए बंद करो। बिल्कुल, वो बस आपको उस डर से बचाना चाहता है। तो इस बायोलॉजिकल खतरे के अलार्म को शांत कैसे किया जाए? इसका प्रैक्टिकल उपाय क्या है? यहीं पर 5 मिनट का नियम एक जादुई हैक की तरह काम करता है। जब भी काम को टालने का विचार आए, तो खुद से ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे ये पूरा प्रोजेक्ट आज ही खत्म करना है, क्योंकि बड़ा लक्ष्य अमिगडाला को डरा देता है। एकदम सही। खुद से सिर्फ ये कहना है कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इस काम की शुरुआत करूंगा। अगर 5 मिनट बाद मन नहीं किया तो मैं रुक जाऊंगा। अच्छा, तो ये काम क्यों करता है? क्योंकि 5 मिनट का कमिटमेंट दिमाग के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। हाँ, सिर्फ 5 मिनट दिमाग के रटाल खनीचे से निकल जाता है। ये अमिगडाला को ट्रिगर नहीं करता। और आप भी जानते हैं, किसी भी काम का सबसे दर्दनाक हिस्सा सिर्फ उसकी शुरुआत करना होता है। हाँ, एक बार बैठ गए तो फिर हो ही जाता है। बिल्कुल। एक बार जब कोई व्यक्ति एक्शन में आ जाता है और पहली लाइन लिख लेता है, तो ज़िगार्निक इफेक्ट लागू हो जाता है। ज़िगार्निक इफेक्ट, ये क्या होता है? ये मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है जो कहता है कि इंसान का दिमाग अधूरे काम को पूरा करना चाहता है। वो तनाव अचानक फोकस में बदल जाता है और व्यक्ति फ्लो स्टेट में आ जाता है। इससे एक बहुत बड़ा सबक ये मिलता है कि हमें अपने ही हर विचार पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जब हमारा दिमाग हमसे कहता है कि कल ज्यादा अच्छी तरह होगा, तो हमें उसे एक सच्चाई की तरह नहीं, बल्कि दिमाग के सर्वाइवल मैकेनिज्म की एक चाल की तरह देखना चाहिए। हाँ, वो सिर्फ एक ट्रिक है। तो चलिए, 5 मिनट के नियम से हमने शुरुआत तो कर दी, काम शुरू हो गया। लेकिन किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए
हफ्तों, महीनों या सालों तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, लंबी रेस तो लड़नी ही पड़ती है। जब लंबे समय तक कोई खास परिणाम नहीं दिखता और दर्द बढ़ता जाता है, तब वो मानसिक मजबूती या मेंटल टफनेस कहाँ से आती है जो इंसान को हार मानने से रोकती है? यही तो अनुशासन का असली इंजन है, और इस इंजन को चलाने वाला ईंधन है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यानी भविष्य के किसी बड़े इनाम के लिए आज की छोटी खुशी का त्याग करना। बिल्कुल। इसे समझने के लिए अक्सर लोग बीज बोने का उदाहरण देते हैं, लेकिन अगर हम इसके न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म को देखें तो ये असल में मसल्स बनाने यानी मांसपेशियां विकसित करने जैसा है। मांसपेशियों वाला उदाहरण? ये अनुशासन पर कैसे लागू होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति जिम में भारी वजन उठाता है तो असल में क्या हो रहा होता है, उसकी मांसपेशियों के फाइबर्स में छोटे छोटे क्रैक्स या दरारें आ रही होती हैं, जिसे माइक्रो टीयर्स कहते हैं। हाँ, और वो काफी दर्दनाक होता है। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान आराम करता है तो शरीर उन दरारों को भरता है और मांसपेशी पहले से ज्यादा मजबूत और बड़ी होकर वापस आती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग का बदलना। हाँ, जब इंसान कोई ऐसा काम करता है जो अनकंफर्टेबल है, जैसे सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाना या बोरिंग लगने वाली पढ़ाई करना, तो वो दिमाग के सर्किट्स में एक तरह का माइक्रो टीयर पैदा कर रहा होता है। अरे वाह! वो जो असुविधा या दर्द महसूस होता है ना, वो असल में नए न्यूरल पाथवे बनने का शारीरिक एहसास है। ये विचार तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसका मतलब है कि असुविधा या डिस्कम्फर्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें भागना चाहिए। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो तो इस बात का बायोलॉजिकल सबूत है कि हमारा दिमाग खुद को अपग्रेड कर रहा है। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखते हैं और सोचते हैं कि वे कितने लकी हैं, लेकिन हम उनके उस दर्द को नहीं देखते। हाँ, हम उन अनगिनत रातों, उन छोटे छोटे और बेहद मुश्किल फैसलों को नहीं देखते जहां उन्होंने उस माइक्रो टीयर वाले दर्द को खुद चुना। दर्द से भागने के बजाय उसे विकास की शर्त मानकर स्वीकार करने से ही मानसिक मजबूती बनती है। और जब ये दर्द सहने की क्षमता, ये 5 मिनट का नियम और ये सिस्टम हर दिन दोहराया जाता है ना, तो दिमाग के न्यूरॉन्स जो एक साथ फायर होते हैं वो हमेशा के लिए आपस में जुड़ जाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। एकदम सही। ये निरंतरता जब एक लंबे समय तक बनी रहती है तो ये इंसान के अंदर एक ऐसा जादुई बदलाव लाती है जो हमारी चर्चा के सबसे गहरे और अंतिम स्तर की ओर ले जाता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे संघर्ष का अंतिम पड़ाव क्या है। क्या ये सिर्फ पैसे कमाने या एक अच्छी बॉडी बनाने तक सीमित है? नहीं, भारी लक्ष्य तो सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स हैं। असली पड़ाव वो है जब अनुशासन एक टास्क या काम की सूची नहीं रह जाता, बल्कि वो व्यक्ति की पहचान बन जाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट। हाँ, इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस से जोड़ा जा सकता है। इंसान का दिमाग कभी भी अपने खुद के बनाए गए सेल्फ इमेज के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकता। मतलब शुरुआत में कोई व्यक्ति अनुशासन का पालन करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है मैं जंक फूड छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन महीनों की निरंतरता के बाद उसकी पहचान ही बदल जाती है। फिर वो कहता है मैं वो इंसान हूं जो अपनी सेहत से समझौता नहीं करता। मतलब एक बिंदु के बाद उसे खुद से लड़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि तब सही काम करना उसकी फितरत बन जाती है। बिल्कुल। जब आपकी पहचान बदल जाती है तो गलत काम करना आपके लिए ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, और यही से अनुशासन का सबसे बड़ा इनाम मिलता है, जो कि कोई बाहरी लक्ष्य नहीं है। नहीं, असली जीत है अपनी ही नजरों में अपना आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना। जब कोई व्यक्ति हर दिन खुद से किए गए छोटे छोटे वादे पूरे करता है तो वो अपने अवचेतन मन को ये संदेश दे रहा होता है कि मैं भरोसेमंद हूं। उसे फिर बाहर से किसी वैलिडेशन या मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपनी अहमियत समझ जाता है। और जब कोई इंसान इस स्तर पर खुद को बदल लेता है तो स्वाभाविक रूप से उसके आसपास की पूरी दुनिया, उसके रिश्ते और उसके परिणाम सब कुछ बदल जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का असल निचोड़ क्या है? हमने दिमाग की जिन परतों को आज खोला, उनका अंतिम अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अनुशासन कोई एक दिन का उत्साह नहीं है। हाँ, ये जीवन भर चलने वाला एक कमिटमेंट है। हमें मोटिवेशन जैसी अस्थिर और रिसने वाली चीज पर अपनी सफलता की नींव नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि दिमाग हमेशा आसान रास्ता ही खोजेगा। इसलिए एनवायरनमेंट डिजाइन का इस्तेमाल करके अपने वातावरण को अपने पक्ष में करना चाहिए, ताकि भटकाव तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। निर्णय लेने की थकान से बचने के लिए छोटे सिस्टम्स बनाने चाहिए। और जब अमिगडाला डर कर काम टालने के लिए कहे तो 5 मिनट के नियम से उसे शांत करना चाहिए। और सबसे बढ़कर
उस दर्द को, उस माइक्रो टीयर को विकास का हिस्सा मानकर अपनाना चाहिए। अंततः हमें परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना चाहिए, ताकि अनुशासन हमारी आदत से बढ़कर हमारी पहचान बन जाए। ये एक बहुत ही स्पष्ट और गहराई से भरा हुआ निष्कर्ष है। अनुशासन भले ही शुरुआत में दर्द देता है, ये असुविधाजनक होता है, लेकिन उसी असुविधा के भीतर हमारे जीवन की सबसे बड़ी आजादी छिपी होती है। और अब इस विस्तृत चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस विचार को यहीं छोड़ना चाहेंगे। कल्पना कीजिए कि रात के 11 बज रहे हैं और कोई व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेटा है। लेकिन इस बार वो क्या सोच रहा है? इस बार वो ये नहीं सोच रहा कि कल से मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा या रातों रात कोई चमत्कार हो जाएगा, बल्कि वो ये समझ चुका है कि बदलाव आज और अभी से शुरू होता है। बिल्कुल। तो सवाल ये है, किसी भी इंसान के लिए वो पहला, सबसे छोटा और बायोलॉजिकली सबसे अनकंफर्टेबल काम क्या होगा जो वो आज के बचे हुए दिन में या कल सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले कर सकता है, जो उसे इस नई पहचान की तरफ ले जाएगा? क्या वो फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना होगा या सिर्फ 5 मिनट के लिए वो किताब खोलना होगा? ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विचार करने योग्य सवाल है। असली बदलाव इसी एक छोटे कदम से शुरू होता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आज ही उस पर अमल करना। सच्चाई अब सामने है और अब बारी एक्शन की है।